ओके। नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सैयद अमर हिंदी विषय का अध्यापक हूं और आज जो आपके सामने मैं बात रखने जा रहा हूं वो हिंदी भाषा के संदर्भ में शरतचंद्र महाविद्यालय शिराडोन के माध्यम से ये जो ब्रिज कोर्स चल रहा है उसके संदर्भ में बीए प्रथम वर्ष में जितने भी छात्र प्रवेशित है उनको 12वीं के पश्चात बीए आने के बाद बीए का पाठ्यक्रम से वे समरस हो, इस हेतु से ये ब्रिज कोर्स आपके लिए यहां आयोजित किया है। अब जब हम ब्रिज कोर्स की बात करते हैं या ब्रिज कोर्स क्या होता है इसके संदर्भ में मैं पहले आपको बताऊंगा। ब्रिज का मतलब होता है या उसकी स्पेलिंग है BRIDGE। इसका हिंदी में अर्थ होता है पुल। जिस प्रकार से किसी रास्ते पर या किसी रोड पर हम पुल देखते हैं तो वो पुल क्या करता है, दो रास्तों को जोड़ता है, या कोई नाला हो कोई नदी हो उस पर क्या बनाते हैं, हम पुल बनाते हैं। तो उसी दृष्टि से आप सभी छात्र बीए प्रथम वर्ष में आने वाले जितने भी छात्र हैं वे अलग अलग माध्यम से आते हैं। कोई साइंस से आर्ट को आता है, कोई कॉमर्स का रहता है, कोई MCVC का रहता है, उनका पाठ्यक्रम अलग होता है और बीए में आने के पश्चात यहाँ का पाठ्यक्रम अलग होता है। तो बीए के पाठ्यक्रम से परिचित होने के लिए या 12वीं कक्षा के बाद जब आप बीए में आते हैं, आने के पश्चात यहाँ का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होता है उसको जोड़ने के लिए ये ब्रिज कोर्स रखा जाता है। तो उस ब्रिज कोर्स में आज हिंदी क्या है या ये जो हिंदी भाषा है उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो हिंदी भाषा है जिसे हमारे देश ने राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया है और राजभाषा का भी दर्जा दिया है, तो ये हिंदी भाषा क्या है, उसकी निर्मिति कब हो गई, या हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके संदर्भ में आज के तासिका में हमें जान लेना है। साथ ही साथ हिंदी भाषा का जो साहित्य है उस साहित्य में भी हमें संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास पर जब हम बात करते हैं, ये जो हिंदी भाषा में हम आज बात करते हैं उसका पूर्व रूप क्या था उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि ये जो भारत देश है, इस भारत देश में जो हिंदी भाषा बोली जाती है या हिंदी भाषा के साथ साथ बहुत सारी अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी बोलने वाले और हिंदी भाषा को समझने वाले जितने भी लोग हैं उनकी संख्या बहुत है, या हिंदी भाषा में विचारों का आदान प्रदान करने वाले लोगों की जो तादाद है वो अधिक मात्रा में है, या हिंदी को समझने वाले लोग इस देश में अधिक मात्रा में है। इसलिए ही हिंदी भाषा को हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया है। अब इस हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, भारत में जो प्रमुख रूप से ये हिंदी भाषा या जो अन्य भाषाएं बोली जाती है वो भाषाएं अलग अलग परिवार की भाषाएं हैं। अब भारत में प्रमुख रूप से आर्य भाषा परिवार या द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, यानी भाषा के भी अलग अलग परिवार है। जब हम वैश्विक दृष्टि से सोचेंगे तो विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है ये भाषा किसी न किसी परिवार से संबंधित है। अब हम भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है ये इन भाषाओं का भी विभिन्न भाषा परिवार से संबंध है। अब भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो आर्य परिवार या द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है। अब उत्तर भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती है या उत्तर भारत का जो भी प्रदेश है उस प्रदेश में जो भी भाषाएं बोली जाती है ये सभी भाषाएं
आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। और दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है ये सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है। यानी तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में जो भी भाषाएं बोली जाती है ये भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जैसे हमारा परिवार होता है वैसे भाषाओं का भी परिवार होता है। इस प्रकार से दक्षिण भारत की जो भी भाषाएं हैं ये भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है। उसके बाद उत्तर भारत की जो भी भाषाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो सकता है, दिल्ली हो सकती है, हरियाणा हो सकता है, पंजाब हो सकता है, तो इन प्रदेशों में जो भी भाषाएं बोली जाती है ये भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार से ये भाषा संबंध रखती है, या आर्य भाषा परिवार उसे हम कह सकते हैं। अब भारतीय आर्य भाषाओं के काल पर हम चर्चा करेंगे, यानी हिंदी भाषा के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है, या हिंदी भाषा किस प्रकार से विकसित हुई, या हिंदी भाषा जिसमें हम आज विचार विमर्श करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये भाषा किस प्रकार से बनी उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भारत में भी अलग अलग भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। प्रमुखतः दो परिवार की भाषा यहाँ पर बोली जाती है, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं वो उत्तर भारत में बोली जाती है, और द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं यह दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो ये जो भारतीय आर्य भाषाओं का अगर हम विचार करेंगे तो मोटे तौर पर भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल विभाजन है या हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हो गया है, उस विकास की प्रक्रिया को देखते समय हमें ये देखना है कि भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल है वह मोटे तौर पर हम 3 कालखंडों में उसे विभाजित कर सकते हैं। यानी हिंदी भाषा के विकास को समझना है तो भारतीय आर्य भाषाओं का जो कालखंड है उसे समझना आवश्यक है। जैसे भारतीय आर्य भाषाओं को मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है, या उसके 3 भाग है, या भारतीय आर्य भाषाओं को समझना है या आज तक उसका विकास देखना है तो उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, यानी भारतीय आर्य भाषाओं का विकासात्मक परिचय देखते समय हमने या भारतीय या हिंदी के जो भी विद्वान है, भाषा के जो भी विद्वान है, उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को समझने के लिए उसके 3 विभाग किए। उसमें का पहला जो भाग है उसका नाम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईसा सन पूर्व 1500 से लेकर ईसा सन पूर्व 500 के बीच जो भी भाषाएं बोली जाती थी उन भाषाओं का समावेश प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में उसे हम पहचानते हैं। दूसरा आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, यानी मध्यकाल में जो भी भाषाएं बोली जाती थी उसे इन विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य भाषा काल कहा। और इसका जो समय है, इसका समय है इस ईसन पूर्व 500 से लेकर इस ईसन 1000 के आसपास जो भी भाषाएं बोली गई इन भाषाओं को मध्यकालीन या मध्य भारतीय आर्य भाषा काल कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा और अंतिम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, यानी ईस्वी सन 1000 से लेकर अब तक जो भी भाषाएं बोली जाती है उसे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं या आर्य भाषा काल कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि भारतीय आर्य भाषाओं को या भारतीय आर्य भाषाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हिंदी के जो भी विद्वान है या भाषा के जितने भी विद्वान है उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया। उसके 3 कालखंड मैंने आपके सामने रखे, उसे क्या नाम दिया ये भी मैंने आपको बताया। अब हमें देखना है कि ये जो अलग अलग 3 भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में जो विभाजित किया है उसका हमें संक्षिप्त में परिचय देखना होगा, ताकि हिंदी भाषा कैसी बनी इसके संदर्भ में हम बाद में उसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय मैंने आपको बताया ईसा सन पूर्व 1500 से लेकर ईसा सन पूर्व 500 के बीच ये भाषाएं बोली जाती थी, जिसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा भी कह सकते हैं।
इस कालखंड में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। यानी संस्कृत भाषा जितनी भी भारतीय भाषा है उन सभी भाषाओं की वो जननी है। या संस्कृत भाषा से ये जो अन्य भारतीय भाषा है उनका निर्माण हुआ है, इसलिए उसे जननी के रूप में हम देखते हैं, या उसे हम जननी कहते हैं। जननी का मतलब माता है, उससे सभी भाषाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए प्राचीन काल में या ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 के बीच में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का उस समय बोली जाती थी। इसमें भाषा जो थी इस समय वो थी संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा भी इस समय दो प्रकार की थी, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। यानी इस समय ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 के बीच जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, इसमें दो प्रकार की संस्कृत थी, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। अब हम हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद हो सकता है, यजुर्वेद हो सकता है, सामवेद हो सकता है या अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद है। तो ये 4 वेद की जब हम भाषा देखेंगे या उस समय लिखे गए जो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी भाषा देखेंगे, या उस समय लिखे हुए जो उपनिषद है उन उपनिषदों की भाषा देखेंगे, तो ये भाषा हमें वैदिक संस्कृत दिखाई देती है। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का अध्ययन करते समय इसकी जो समय सीमा है वो ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 के बीच जो भी भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की थी, एक थी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। इस समय जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, जैसे 4 वेद के नाम मैंने आपको बताए, वे 4 वेद हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं, उस समय लिखे हुए जो उपनिषद हो सकते हैं। इन ग्रंथों की भाषा अगर आप देखेंगे तो ये भाषा आपको वैदिक संस्कृत दिखाई देगी, या इसे हम वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। उसके बाद हम इस समय भाषा का एक दूसरा रूप था जिसे हम लौकिक संस्कृत कह सकते हैं। इसी समय ये सभी ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण को देख सकते हैं आप, महाभारत को देख सकते हैं। जब आप रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो इन धर्म ग्रंथों की या इन ग्रंथों की जो भाषा है वो भाषा लौकिक संस्कृत है, या उसे हम लौकिक संस्कृत कह सकते हैं। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में या सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की थी, लौकिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। अलग अलग प्रकार के हमारे जो धर्म ग्रंथ है, वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, या इनके साथ साथ बहुत सारे ग्रंथों की रचना उस समय हुई थी जिसकी भाषा संस्कृत थी। अब संस्कृत भाषा उस समय ये हो जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 के आसपास उस समय इस संस्कृत भाषा को व्याकरण में इस तरह से जकड़ दिया जाता है कि आम जो उस समय की जनता है वो इस भाषा का प्रचलन उस भाषा में नहीं होता, बल्कि उस समय की जो आम जनता है, ये आम जनता एक अलग ही भाषा का अपना अलग ही भाषा बोलने लगती है, या विचार विमर्श के लिए एक अलग ही भाषा का उस समय निर्माण होने लगता है। ये जो भाषा थी लौकिक संस्कृत या संस्कृत भाषा, इसे व्याकरण में जकड़ करने के कारण आम जनता वो भाषा बोल नहीं पाती है उस समय, और इसलिए उस समय की जो आम जनता है, आम जनता में अलग अलग भाषा या दूसरी ही भाषा का प्रवाह निकलता है, जिससे हम मध्य भारतीय आर्य भाषा में हम उसे देखेंगे। अब संस्कृत जैसे ही व्याकरण में संस्कृत को जकड़ लिया जाता है तो उस समय सामान्य जनता में एक भाषा का नया ही प्रवाह उस समय निकलता है, जिसे हम मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में हम उसे देखेंगे। अब मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में भी 3 भाषाएं विकसित होती है। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में हमने देखा कि संस्कृत का निर्माण हो गया, या संस्कृत भाषा उस समय थी। संस्कृत को व्याकरण में जकड़ने के कारण क्या होता है, एक नई भाषा बाद में बनने लगती है जिसे हम पाली भाषा के नाम से जानते हैं। संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली भाषा। मध्यकाल में आने के पश्चात हम देखते हैं कि मध्यकाल में भाषा 3 प्रकार की थी। संस्कृत के बाद क्या होती है, वो पाली भाषा आती है। पाली के बाद प्राकृत भाषा होती है, और उसके बाद अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बनती है।
यानी प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को व्याकरण में जकड़ने के कारण या उसके बोलने के अलग अलग नियम होने के कारण आम जनता उस भाषा को बोल नहीं पाती है, तो आम जनता एक अलग ही भाषा का प्रयोग करने लगती है, जिससे हम क्या करते हैं, बाद में देखते हैं कि वो पाली भाषा होती है। तो ये जो पाली भाषा थी, ये पाली भाषा ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक ये भाषा बोली जाती है। पाली भाषा जो है, संस्कृत के बाद पाली भाषा बोली जाती है। तो उसकी जो समय सीमा है, या मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में जो भाषा पहले बोली गई, जिसका नाम था पाली भाषा, जिसका समय था ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन 1 के आसपास तक ये भाषा बोली जाती है। उसके बाद प्राकृत भाषा, पाली के बाद कौन सी भाषा आती है, प्राकृत भाषा, इसका समय है ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 500 के बीच। जो भी भाषा उस समय बोली जाती थी उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। और उसके बाद अपभ्रंश भाषा, यानी ईस्वी सन 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 के आसपास, जहां पर हिंदी का निर्माण होता है, ईस्वी सन 1000 के आसपास क्या होता है, अपभ्रंश भाषा चलती है। अब ये जो पाली भाषा है, ये पाली को हम मागधी भाषा भी कह सकते हैं, या उसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। ये जो पाली भाषा है, यह बौद्ध धर्म की भाषा है, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी इस भाषा में बोलते हैं या इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जितना भी बौद्ध साहित्य है, ये बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ साहित्य है। और त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के हैं, ये भी पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इन त्रिपिटकों में जैसे सुत्त पिटक हो सकता है, विनय पिटक हो सकता है, या अभिधम्म पिटक हो सकता है। ये सभी ग्रंथों की जो भाषा है वह पाली भाषा है। पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में इस भाषा का प्रचलन नहीं था। संस्कृत नाटकों में के अधम पात्र इस भाषा में या इस भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य या जैन का जो हिंदी भाषा में जो जैन साहित्य नाम का एक अध्याय है, या जैन साहित्य का अध्ययन किया जाता है, वह साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। यानी संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा आती है, पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है, और इस प्राकृत भाषा का प्रयोग पंडितों में नहीं होता, बल्कि आम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, और उससे क्या है, ये प्राकृत भाषा बनती है। अब प्राकृत भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे शौरसेनी प्राकृत हो सकती है, जो मथुरा या शूरसेन के आसपास बोली जाती है। उसके बाद पैशाची प्राकृत हो सकती है, यह उत्तर पश्चिम में जो कश्मीर का इलाका है उसके आसपास यह भाषा पैशाची प्राकृत बोली जाती थी। उसके बाद महाराष्ट्री प्राकृत नाम की एक भाषा है, यह भाषा मूल रूप से महाराष्ट्र के प्रदेश में बोली जाती थी। उसके बाद अर्ध मागधी प्राकृत हो सकती है, मागधी प्राकृत हो सकती है। इस प्रकार से यह प्राकृत भाषा जो है, इसके अलग अलग भेद है, या इसके प्रमुख 5 भेद है। इस प्रकार से हिंदी भाषा कैसे बनी उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास को देखने के लिए हम संस्कृत से लेकर आज तक भाषा का जो प्रवाह है, उन प्रवाह को हम देख रहे हैं। अब हमने पहले देखा कि संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत में अलग अलग धर्म ग्रंथ बने, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा बनी, संस्कृत के बाद पाली भाषा बनी, पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी, और प्राकृत के बाद क्या है, अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बनी, जिसका समय है ईस्वी सन 1000 से लेकर ईस्वी सन 500 से लेकर 1000 के बीच क्या है, ये अपभ्रंश भाषा अस्तित्व में थी, जिससे विभिन्न भारतीय भाषाओं का उद्भव या उसका विकास हुआ है।
अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हम देखते हैं कि ईस्वी सन 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 के आसपास हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हुआ करता था। इस भाषा को कोई अवहट के नाम से भी जानता था, कोई इसे देशी भाषा के रूप में भी पहचानता था, या इस भाषा को अलग अलग नामों से इस समय अनेक नामों से पुकारा गया। यानी संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा बनी, और इन अपभ्रंश भाषाओं से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी भारत देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, ये भाषाएं दो परिवार से संबंध रखती है। पहला है आर्य परिवार, यानी जो उत्तर भारत में बोला जाता है। दूसरा है द्रविडियन परिवार, जो दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं ये बोली जाती है। तो संस्कृत से लेकर पाली तक, पाली से प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बोली जाती है। ये प्रक्रिया ईस्वी सन 500 से लेकर 1000 के आसपास ये सब प्रक्रिया चलती है। और 1000 के आसपास क्या होता है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया ईस्वी सन 1000 के आसपास मानी जाती है। अब भाषा के संदर्भ में निश्चित समय बताना काफी मुश्किल होता है, या जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति का जन्म निश्चित समय में बता सकते हैं, उस प्रकार से भाषा के संदर्भ में नहीं होता है। भाषा यह क्या होता है, बहता हुआ नीर होता है या बहता हुआ झरना होता है। उसमें प्रवाह के समय या उसका निश्चित समय हम बता नहीं सकते, बल्कि उसका एक प्रभाव होता है जिससे भाषा बनती है। जैसे हिंदी भाषा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस संदर्भ में हम चर्चा करते समय हमने देखा कि संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अलग अलग प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बनी, और ईस्वी सन 1000 के आसपास, निश्चित समय तो नहीं कह सकते, ईस्वी सन 1000 के आसपास हिंदी भाषा का निर्माण होता है, या हिंदी का जो आरंभिक रूप है वह हमें ईस्वी सन 1000 के आसपास दिखाई देता है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हमने देखा कि ईस्वी सन 500 से लेकर 1000 के आसपास ये भाषाएं बोली जाती है, और इस अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का निर्माण होता है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी में होने लगता है। यानी साहित्य, यानी उसमें काव्य लेखन या उसमें साहित्य सृजन या ईस्वी सन के आसपास अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग होने लगता है, तब से ही हिंदी भाषा का निर्माण होता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है वह इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का भी विकास अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। अंततः हिंदी की जननी अपभ्रंश है, या अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत में अपभ्रंश भाषा से जो हिंदी के अलग अलग जो भाषाएं हैं उसका निर्माण भी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो कालांतर में विकास हुआ उसके संदर्भ में भी जान लेना आवश्यक है। अब मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप है, उन क्षेत्रीय रूप से हिंदी की जो अलग अलग उपभाषाएं हैं उनका निर्माण हुआ है। जैसे हिंदी भाषा में कुल मिलके 18 बोलियां बोली जाती है, यानी हिंदी भाषा में भी अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं। वो कितनी है? वो बोलियां है 18 बोलियों से, या 18 बोलियां हिंदी भाषा में बोली जाती है। उसका अलग अलग प्रदेशों में उसके अलग अलग नाम और अलग अलग नामों से वह पहचानी जाती है। अब मैंने आपको बताया कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, यह मैंने आपको बताया। अब अपभ्रंश, अलग अलग अपभ्रंश भाषा से हिंदी की जो अलग अलग उपभाषाएं हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके संदर्भ में भी मैं आपको उसके संदर्भ में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे शौर सेनी अपभ्रंश नाम की एक भाषा है, इससे या इस अपभ्रंश भाषा से पश्चिमी हिंदी, यानी भारत के पश्चिम प्रदेश में जो बोली जाती है हिंदी, उसका निर्माण हुआ। राजस्थान में जो बोली जाती है वो हिंदी का निर्माण हुआ, और गुजरात में जो बोली जाती है उस भाषा का निर्माण हुआ।
यानी सौर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, इस प्रकार से इन भाषाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद पैशाची अपभ्रंश नाम की एक भाषा थी, या अपभ्रंश भाषा का एक क्षेत्रीय रूप था। उस पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, ये जो आर्य भाषाएं हैं, उनका विकास हुआ। उसके बाद ब्राह्मण नाम का एक अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है ब्राह्मण, उससे सिंधी नाम की जो आर्य भाषा है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद खस नाम की एक अपभ्रंश भाषा का एक रूप है, जिससे पहाड़ी हिंदी का निर्माण हुआ, या पहाड़ी नाम की जो आर्य भाषा है उसका विकास हुआ। राष्ट्रीय अपभ्रंश नाम की एक अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय रूप है। उस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा, जिसे हम आज हमारे राज्य में बोलते हैं, या महाराष्ट्र में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, मराठी जिसे कहते हैं, इस मराठी भाषा का जो निर्माण है वह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश नाम की अपभ्रंश की जो एक क्षेत्रीय रूप है, उस क्षेत्रीय रूप से ये मराठी भाषा बोली जाती है। अर्धमागधी नाम की एक अपभ्रंश भाषा थी, उससे पूर्वी हिंदी का निर्माण हुआ, या पूर्व भारत के पूर्व प्रदेशों में जो बोली जाती है उस भाषा से वह निर्माण हुआ। उसके बाद मागधी अपभ्रंश नाम की एक अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय रूप था, जिससे बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, इस प्रकार से इन भाषाओं का विकास हुआ। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के अलग अलग जो क्षेत्रीय रूप है, उन अलग अलग क्षेत्रीय रूपों के माध्यम से जो विकसित हो उसका परिचय मैंने आपको अभी तक दिया। अब हमें देखना है कि ये हिंदी भाषा जो है वो कैसी बनी, या हिंदी भाषा कैसे बनी, ये तो देखा। तो हिंदी भाषा की जो अलग अलग बोलियां हैं उसके संदर्भ में भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी या अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किस प्रकार से निर्माण हुई, इसके संदर्भ में अब हमने इसके पहले चर्चा की। अब हमें देखना है कि हिंदी की जो अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों का जो वर्गीकरण है तथा उसका क्षेत्र, यानी अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी भारत के बहुसंख्य के लोगों की भाषा है। मैंने पहले ही बताया आपको, भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले, समझने वाले, या इस भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने वाले लोग अधिक मात्रा में हैं। इसलिए हिंदी जो है भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है, इसलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया, राजभाषा के रूप में भी उसे स्वीकृत किया। और उत्तर के जितने भी राज्य है, भारत देश के अंतर्गत उत्तर के जितने भी राज्य है, उन राज्यों में ये भाषा 10 राज्यों में बोली जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, उत्तरांचल हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, बिहार हो सकता है, झारखंड हो सकता है। इस प्रकार से इन विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वहां की शिक्षा की भाषा यही है, या हिंदी भाषा में भी वहां शिक्षा दी जाती है। अब अगर महाराष्ट्र में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र ये प्रदेश हिंदी प्रदेश में नहीं आता, बल्कि ये प्रदेश हिंदी प्रदेश में आता है। महाराष्ट्र में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, लोग भी इस भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ये अहिंदी प्रदेशों में आता है। उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर ये भाषा अधिक मात्रा में बोली जाती है, समझी जाती है। अब जैसे पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में मैंने पहले आपको बताया था, यानी भारत की हिंदी भाषा की अलग अलग बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं कुल मिलके। जैसे पश्चिमी हिंदी नाम की एक उपभाषा हिंदी की है,
यानी हिंदी भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषा की कुल मिलके 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी है? 18 बोलियां हैं। ये बात आप समझ लो कि ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 उसकी बोलियां हैं। वो 18 बोलियां कौन सी है और 5 उपभाषाएं कौन सी है, उसके संदर्भ में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। अब समय भी समाप्त होने जा रहा है, सिर्फ 7 मिनट है। भारत की जो उपभाषाएं वो 5 उपभाषाएं हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी हो सकता है, पूर्वी हिंदी हो सकता है, राजस्थानी हिंदी हो सकता है, पहाड़ी है और बिहारी है। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, ये 5 उपभाषाएं हैं और इसकी कुल मिलकर कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। जैसे खड़ी बोली हो सकती है, ब्रज भाषा हो सकती है, बुंदेली हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है या कन्नौजी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये जो 18 बोलियां हैं वो हिंदी भाषा की है। इस प्रकार से हिंदी भाषा जो है वो आज के समय में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी का निर्माण, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर आज हिंदी भाषा कैसे बनी, इसके संदर्भ में आज की तासिका में हमने चर्चा की। संस्कृत भाषा सबसे पहले बनी, उसके बाद पाली भाषा बनी, पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषाएं बनी और अपभ्रंश भाषा जो थी उसके भी अलग अलग क्षेत्रीय रूप थे। उन क्षेत्रीय रूपों से जो भारत में आज भाषाएं बोली जाती है उसका निर्माण हुआ। इसलिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा बनी। ये हिंदी भाषा इसी सन 1000 के आसपास बनी। तब से लेकर आज तक हिंदी भाषा में साहित्य का लेखन हो रहा है, साहित्य का सृजन हो रहा है। हिंदी के बहुत सारे कवि, लेखक ये क्या करते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन कर रहे हैं और उनका साहित्य आज काफी मात्रा में पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार से हिंदी भाषा कैसे बनी, अब साहित्य का, हिंदी साहित्य के संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। सिर्फ आज हमने हिंदी भाषा के संदर्भ में या हिंदी भाषा कैसे बनी इसके संदर्भ में चर्चा की और इसके बाद हम साहित्य के बारे में भी कभी जान लेंगे। हिंदी का जो साहित्य है, जैसे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक अलग अलग प्रकार का साहित्य है। पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। गद्य साहित्य के अलग अलग आयाम है, उसके संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। हमने हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में जान लिया। उसके संदर्भ में अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप 2 मिनट के अंदर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय जो है वो अब समाप्त होने जा रहा है और आप पूछ सकते हैं। हेलो, कोई सवाल नहीं है ना? हाँ, गंभीर है सर। हेलो। हाँ ठीक है, किसको कुछ पूछना है क्या? सर को पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, सभी को समझ में आया है हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। हाँ, काफी आसान है। हिंदी भाषा कैसे बनी इसके संदर्भ में आप इतना समझ लो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बनी, संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी और अपभ्रंश भाषा ये इसी सन 1000 के आसपास बनी। वहां से हिंदी भाषा बनती है और हिंदी आज का जो समय है, आज के समय में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी है? 18 है। इतना समझ लो। इसके साहित्य के संदर्भ में हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, रुक जाते हैं सर। ठीक है सर। गंभीर है सर। अच्छा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, सभी का शुक्रिया।